मम्मी, ये आज आप घर पर किसको लेकर आई थी? बेटे राघव ने त्योरियां चढ़ाकर अपनी माँ मनोरमा जी से पूछा। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? और फिर किसने कहा तुमसे? मनोरमा जी ने भी वैसे ही त्योरियों को चढ़ाकर जवाब दिया। आप नहीं बताएंगी तो क्या मुझको कुछ पता नहीं चलेगा? राघव फिर से चिढ़कर बोला। मुझे तो पता ही है कि तुम्हें कुछ पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरा ना किया हुआ भी तुमको बताया जाता है तो ये तो मैंने किया ही है। लेकिन उन लोगों को आप घर पर क्यों लेकर आई थी? राघव ने फिर पूछा। मैं ऊपर का पोर्शन किराए पर उठाने जा रही हूँ, और क्यों उठाने जा रही हूँ वो शायद तुमको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। मनोरमा जी निर्विकार भाव से बोली। लेकिन आप ऊपर का पोर्शन किराए पर नहीं उठा सकती। तभी मनोरमा जी की बहू दीपा पास आते हुए तमक कर बोली। आपकी मनमर्जी थोड़ी ही ना चलेगी। उस पोर्शन पर हम लोग और हमारे बच्चे रहते हैं। क्यों नहीं उठा सकती? ये घर मेरा है। क्या मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती? जब कमाऊ बेटा होते हुए भी माँ बाप को हर चीज के लिए तरसना पड़े तो उससे ज्यादा शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम लोग अपना सारा सामान बांधो और अपने लिए कहीं और व्यवस्था करो। कोई भी व्यक्ति बेटे के होते ही फूला नहीं समाता कि उसका बुढ़ापा सुधर गया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि बुढ़ापा सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएगा। ये घर मेरे नाम है और मेरा जो जी चाहेगा उसके बारे में मैं खुद फैसला करूंगी। देखूं तो भला कौन मुझे रोकता है इस फैसले से। मनोरमा जी दृढ़ संकल्पित होकर बोली। बुढ़ापा खुद में ही एक बीमारी होता है। अब समय के साथ भावेश जी और मनोरमा जी बुजुर्ग हो चले थे। रोज ही कोई ना कोई हारी बीमारी लगी रहती। बहू तो उन्हें 2 रोटी भी बनाकर सिर्फ इसलिए नहीं देती कि एक दिन ससुर भावेश जी ने सिर्फ इतना कह दिया कि ये ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। ये सुनते ही दीपा तमक्कर मनोरमा जी से बोली। अब तो पापा की रोटी आप खुद ही सेंक लिया करो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि दिन भर रसोई में उनके लिए गर्म रोटियां सेकने के लिए खड़ी रहूं। और अगर बेटे से किसी दवा दारू के खर्चे के लिए कह दो तो बेटे से पहले बहू 10 बातें सुनाती। जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। पैसे तो जैसे झाड़ पर उगते हैं, झाड़ हिलाओ और पैसे गिर गए। अब खाली खाने का ही खर्चा थोड़े ही ना होता है, अपने भी 4 खर्चे होते हैं। अब बुजुर्ग आदमी पैसा कहाँ से लाए? दुकान तो पहले ही बेटे ने भावेश जी को अपनी बातों में फंसाकर अपने हाथों में ले ली थी। भावेश जी और मनोरमा जी की आंखों में आंसू आ जाते। कितनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी, एक छोटी सी दुकान होते हुए भी उन्होंने बेटे की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं आने दी। लेकिन आज हम लोग मानो उसी बेटे के ऊपर बोझ हो गए। घर अपना खुद का था तो मनोरमा जी ने ही इसका तोड़ निकाला, क्योंकि वे 4 लोगों के बीच उठती बैठती थी। उन्होंने घर को किराए पर देने का ठान लिया। मम्मी, ये क्या हो गया है आपको? ये कैसी बातें कर रही हैं आप अपने बेटे से? राघव एकदम से करवट बदलते हुए बोला। बेटा? किसका बेटा? माँ जैसा कुछ भी सम्मान देते हो तुम? वो रिश्ता तो शायद बहुत पहले ही टूट गया था। मनोरमा जी बेरुखी से बोली, क्योंकि उन्होंने प्रण कर लिया था कि चाहे जितना भी राघव उनको भावुक करने की कोशिश करे, पर वो पिघलेंगी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जरा आप ये तो सोचिए कि आखिर हम लोग एकदम से जाएंगे कहाँ? अपना घर होते हुए भी आपके बेटा बहू भटके आपको अच्छा लगेगा? तभी राघव अपनी आवाज में नकली मुलायमियत लाकर बोला। किसका घर? तुम लोगों का कोई घर नहीं, ये मेरा घर है। और हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा तड़क रहे थे। अब तुम्हारी सारी हिकड़ी कहाँ गई? लगता है घर छोड़ने के नाम ने सारी हिकड़ी गायब कर दी। मनोरमा जी आज कुछ भी सुनने को जैसे तैयार ही नहीं थी। सॉरी मम्मी जी, हम लोगों से गलती हो गई। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अब तो मनोरमा जी की बहू दीपा भी घड़ियाली आंसू बहाने लगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है या कहाँ रहना है। मुझे तो बस 2-3 दिन में ये घर हर हालत में खाली चाहिए, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया है और अब इस फैसले से मुझे कोई भी नहीं मोड़ सकता। मनोरमा जी ने स्पष्ट रूप से कहा। पापा, आप क्यों कुछ नहीं कह रहे मम्मी से? चुपचाप बैठे उनकी जातियों को देख रहे हैं। वो दोनों वहीं चुपचाप बैठे भावेश जी के पास आकर बोले। बेटा राघव, अब इस वक्त तुम्हें घर छोड़ने के नाम से सारे रिश्ते नाते याद आने लगे। जब बहू तड़ातड़ तुम्हारी मम्मी को जवाब देती है और मैं कुछ कहता हूँ, तब बहू मुझे भी 4 बातें सुनाने से बाज नहीं आती। उस वक्त तुम्हारे मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? मैंने जरा सा कह दिया कि मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती, तो बुढ़ापे में सास को खड़ा कर दिया गया चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए। जरा भी शर्म नहीं आई। इंसान औलाद पैदा करता है,
कि बुढ़ापे में उसको सिकी सिकाई रोटी मिलेगी, वो भी नहीं नसीब हुई। तुम्हारी माँ किसी खर्चे के लिए कहती है तो झाड़ पर पैसे उगते हैं क्या, ऐसा ताना दिया जाता है। जबकि बहू खूब खाए खर्चे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को। तुम दोनों ने ही हम लोगों के सीने छलनी कर दिए। कितना रोए हैं हम और मनोरमा एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर, लेकिन उन परिस्थितियों ने ही शायद हम लोगों के आंसू सुखा दिए। शायद भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, और इसलिए ही मैंने मनोरमा को स्वतंत्र छोड़ दिया ये फैसला लेने के लिए। और वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसे बेटा बहू के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारी मम्मी जाने, और अगर ज्यादा मीन मेख की ना तो दुकान भी खाली करवा लूंगा। वो जमाना बीत गया जब बच्चे ज्यादतियां करते रहते थे और माँ बाप चुपचाप सहते सहते दम तोड़ देते थे। अब आज के समय में बुजुर्ग भी सजग हो गए हैं। अब वो बहू बेटों की गुलामी सलामी नहीं करते। भावेश जी गुस्से में बहुत ज्यादा भड़क कर बोले, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब तो मरता क्या ना करता। उन लोगों को घर खाली करना पड़ गया, और उन लोगों के जाने के बाद दूसरे ही दिन किराएदार आ गए। और भावेश जी ने मनोरमा जी के फैसले का दिल से स्वागत किया, क्योंकि वो भी बेटे बहू के व्यवहार से बहुत ज्यादा आहत हो चुके थे। भावेश जी और मनोरमा जी ने चैन की सांस ली। कम से कम रोटी अपने हाथ की होगी, लेकिन सुकून की तो होगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।